बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शहद नशीन तशरीफ फरमा हज़रत मौलाना मसूद मदनी साहब और देवबंद विधानसभा के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार मौलाना उमैर मदनी साहब, मोहम्मद कासिम उस्मानी साहब, हजरत मौलाना मुफ्ती आरिफ साहब कासमी, डॉक्टर आजम साहब, मोहम्मद अशरफ साहब, हजरत मौलाना मुफ्ती यादुल्लाह साहिब, DS बिंद्रा साहब और उत्तराखंड के मजलिस के सदर नैयर कासमी साहब, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान मिल्लत, मेरे गयूर नौजवान साथियों, आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज की इस मीटिंग में शिरकत की। ये मेरे लिए बड़ी ही बाइज़ इज्जत, बाइज़ फख्र और खुशी की बात है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे एक तारीखी सरजमीन को भेजा और इस सरजमीन का रेजा चप्पा चप्पा गवाह है कि जिसने इस मुल्क की आज़ादी के लिए यहीं से आवाज उठी थी। अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी की जंजीरें जो तोड़ी गई वो यहीं के हमारे बुजुर्गों ने आवाज लगाई थी और ना सिर्फ आवाज लगाई बल्कि अपनी जान के नजरानों को पेश किया, मसाइब और मुश्किलात में अपनी जिंदगियों को डाला, जेल की सोबतें बर्दाश्त की और ना सिर्फ ये बल्कि तारीखी सरजमीन है जहां से तौहीद और सुन्नत के पैगाम को सारी दुनिया में आम किया जा रहा है। तो ये मेरे लिए बड़ी बाइज़ इज्जत और बाइज़ फख्र की बात है कि मैं इस तारीखी सरजमीन में आया हूं और आपके दरमियान में खड़े होकर मैं एक ऐसे खानवादे के जानशीन और उनके फर्जंद के लिए आपसे गुजारिश करने आया हूं जिनके बुजुर्गों ने इस मुल्क के लिए अपना सब कुछ दे दिया, सब कुछ लुटा दिया। उन्होंने अपनी जिंदगी के चैन और सुकून को बर्बाद कर दिया। उन्होंने इस मुल्क में 2 नेशन थियरी को उन्होंने रिजेक्ट किया। मैं ऐसे खानदान के एक चश्मो चिराग मेरे भाई मौलाना मसूद मदनी के हक में आपको वोट देने की अपील करने के लिए आया हूं और हमारा फरीजा है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस खानदान का एक बहुत बड़ा एहसान हम तमाम पर है और मैं ये समझता हूं कि अगर हम अपने वोट से यहां से विधानसभा से मेरे छोटे भाई मसूद मदनी साहब को कामयाब करेंगे, अब उमैर मदनी साहब को कामयाब करेंगे, तो मैं समझता हूं कि इंशाअल्लाह ताला हम ना सिर्फ उन बुजुर्गों को खराज अकीदत भी पेश करेंगे बल्कि हम दोबारा उन बुजुर्गों की उन लड़ाई को, उनकी कुर्बानियों की याद को ताजा कर देंगे, क्योंकि आज इस देश में उन्हीं बुजुर्गों की लड़ाई की लड़ने की जरूरत है जिन्होंने इस देश को बचाया था, जिन्होंने इस देश को फिरका परस्ती के जहर से छुटकारा दिलाया था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, असदुद्दीन ओवैसी आपसे यही गुजारिश करने आया है कि 14 तारीख के दिन आप मुत्तहिदा तौर पर अपने के कोर्ट का इस्तेमाल करिए और आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तो बीजेपी की हुकूमत से और बीजेपी से कहना चाह रहा हूं कि आपने यहां पर इस विधानसभा में ATS सेंटर बनाने का काम कर रहे, मगर आप ये बताओ, मैं इस प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछना चाह रहा हूं, उन दहशतगर्दों का क्या करेंगे जिन्होंने हमारी गाड़ी पर गोलियां चलाई थी? आप उन दहशतगर्दों का क्या करेंगे जो टोल बूथ के पास पूरे हथियार लेकर खड़े होकर हमारी जान लेना चाहते थे? क्या वो दहशतगर्दी नहीं है? बड़ी बड़ी बातें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री करते हैं कि काम भी और लगाम भी। आपकी लगाम उन लोगों पर क्यों नहीं पहुंचती जो देश के संविधान की धज्जियां उड़ा रहे,
जो देश की जमहूरियत को कमजोर करना चाहते हैं, जो गोली पर भरोसा रखते हैं, बैलेट पर नहीं रखते, आखिर इन लोगों के लिए इतनी नरमी क्यों की जाती है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 5 साल से बीजेपी की सरकार रही उत्तर प्रदेश में। इन्होंने इस विधानसभा में कौन सा विकास का काम करवाया, कौन सा ऐसा काम करवाया कि जहां से यहां के बसने वाले लोगों को कोई राहत मिली या उससे उनको कुछ फायदा हुआ? 5 साल बीजेपी को अगर मौका मिला तो इन्होंने वही काम किया जो समाजवादी पार्टी ने 2012 से 17 में किया था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपके दरमियान में इसलिए भी आया हूं कि आपसे गुजारिश करने के लिए कि ये मजलिस की हिस्सेदारी की लड़ाई है। आप अगर अपना हिस्सा चाहते हैं तो याद रखिए, ना समाजवादी, ना बसपा, ना कांग्रेस आपको हिस्सा देगी। वो यही चाहते हैं कि आपको डराकर, आपको कैदी बनाकर आपके वोट को हासिल किया जाए। आप बताइए, उत्तर प्रदेश में मैं आपके सामने आदादोशुमार और डेटा रख रहा हूं जो ये कहता है कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज सबसे ज्यादा नौजवान बेरोजगार है तो मुस्लिम समाज के हैं। सबसे ज्यादा अगर कोई गरीब है तो अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान हैं। सबसे ज्यादा अगर बच्चे स्कूल से बाहर हैं तो अल्पसंख्यक समाज मुसलमान के हैं। सबसे ज्यादा अगर कम किसी के पास 2 एकड़ जमीन है तो अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान है। सबसे कम ग्रेजुएट है 3% तो अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान है। आप बताओ फिर हमको क्या मिला? सिवाय डर के कुछ नहीं मिला। हम 40 साल से सिर्फ फिरका परस्ती को रोकने के लिए वोट डाल रहे हैं। हम 40 साल से सिर्फ हमारे तहफ्फुज़ के लिए वोट डाल रहे हैं। हम 40 साल से सिर्फ इनके झूठे दिलफरेब वादों पर भरोसा कर वोट डाल रहे हैं कि आपको आपका जायज मुकाम दिला दिया जाएगा। फिरका परस्ती इतनी उरूज पर आ गई कि बीजेपी के पास 300 MP जीत कर आ गए। आज हमको इतना दबाया और कुचला जा रहा है कि हम अपनी आवाज तक नहीं उठा सकते। आज इतना डर सपा, बसपा और कांग्रेस में पैदा हो चुका कि वो अपने मन से लफ्ज अल्पसंख्यक समाज मुसलमान लेने से इनका नेता डरता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, असदुद्दीन अवैसी आपके दरमियान में आकर यह कह रहा है कि आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। ये एक तारीखी मुबारक सरजमीन है जहां से आप लोग तौहीद की शमा को रोशन करते हैं, सुन्नत के पैगाम को आम करते हैं। तो इस सरजमीन से एक गुनाहगार आपसे अपील करता है कि हिकमत और मसलहत के नाम पर खुदा के लिए अब के बार बुज़दिली के मज़ाहिर मत करिए। डर के नाम पर, डर के नाम पर आप उन पार्टियों को वोट मत दीजिए जो हमेशा आपको लूटते आए हैं। अगर डरना है तो जमीन और आसमान बनाने वाले से डरो, मखलूक से मत डरो। अगर डरना है तो खालिक से डरो। मखलूक चाहे प्रधानमंत्री हो, मोदी हो, योगी हो, अखिलेश हो, हम जिंदा हैं और जिंदा रहेंगे। और जिंदगी की मिसाल ये है, जिंदगी की मिसाल ये है कि आप बातिल ताकतों से समझौता नहीं करेंगे। जिंदगी की मिसाल ये है कि आप मजलूमों का साथ देंगे। जिंदगी की मिसाल यह है कि आप जुल्म को जमहूरी तरीके से उसका खात्मा करेंगे। जिंदगी की मिसाल यह है कि आप अपने वोट की अहमियत और कीमत को जानेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या 2014 में ओवैसी ने इलेक्शन लड़ा था? नहीं। 2017 में हम सिर्फ 30 सीट पर चुनाव लड़े, तब भी अखिलेश और राहुल की जोड़ी, जो नाहिल और नाकाम जोड़ी थी, बीजेपी को कामयाब कर दी। 2019 में हम नहीं लड़े, अखिलेश और बहन जी मिलकर लड़े, सिर्फ 15 लोकसभा की सीट पर कामयाबी हासिल की। समाजवादी के लोग आज हम पर उंगलियां उठाते। बताओ समाजवादी के लोगों, तुम्हारे पास 5 MP जीते,
जिसमें से 3 अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान और एक पिताजी और एक बेटा। आप बताइए कौन जिम्मेदार है इसका? और मैं आपको बता रहा हूं, आज समाजवादी पार्टी के लोग असदुद्दीन ओवैसी पर इल्जाम लगाते, लगाओ जितना इल्जाम लगाना है लगाओ। मैं तुमको बता रहा हूं कि तुम्हारे इल्जाम लगाने से मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं इंशाअल्लाह ताला। लेकिन मैं तो इनसे कह रहा हूं और उन जालिमों से कह रहा हूं जो ये समझ रहे हैं कि गोलियों की बौछार करने से ओवैसी डर जाएगा या जबान खामोश हो जाएगी। नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला, नहीं होगी। ना इनके इल्जामात मेरे हौसले और अज़म में कमी पैदा कर सकेंगे, ना किसी जालिम की गोलियां मेरे दिल में सिवाय अल्लाह के किसी और का डर पैदा कर सकेगी। आप पूछिए समाजवादी पार्टी से, पूछिए इनसे कि लोकसभा में आपने यूएपीए के कानून में जो दिल्ली में बैठकर एक इंस्पेक्टर किसी को भी दहशतगर्द घोषित कर सकता है, समाजवादी ने, बसपा ने, कांग्रेस ने अमित शाह के लाए हुए कानून की तारीफ की थी। किसने मुखालिफत की थी? असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील ने मुखालिफत की। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपसे मैं अपील करने आया हूं कि डर कर वोट मत दीजिए, उमर मदनी को एक उम्मीद के नाते वोट दीजिए। और मुझे यकीन है कि उमर मदनी को अगर इंशाअल्लाह अल्लाह आपके दुआ वोट से कामयाब करेगा तो वो ना सिर्फ इस विधानसभा के लोगों को मुतमईन करेगा बल्कि अपने बुजुर्गों को भी वो शर्मिंदा नहीं करेगा इंशाअल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बहुत सी बातें हैं, मैं सिर्फ चंद बात आपके सामने करके यहां से रुखसत हो जाऊंगा। कल सहारनपुर में प्रधानमंत्री आए थे, प्रधानमंत्री आकर अचानक ट्रिपल तलाक के बारे में बोले। प्रधानमंत्री को अचानक मुस्लिम महिलाओं से मोहब्बत, मगर प्रधानमंत्री जी ये तो बताइए कि हरिद्वार, रायपुर, प्रयागराज, इलाहाबाद में जो संसद हुआ था उसमें जो मुस्लिम महिलाओं के बारे में अनाप शनाप बका गया, प्रधानमंत्री आप अपनी जबान क्यों नहीं खोले? प्रधानमंत्री आप राज्यसभा लोकसभा में भाषण दिए, बहुत लंबा छोड़े, मगर आपकी जबान से उन बच्चियों का जिक्र नहीं निकला जो अपनी शनाख्त और अपनी खीरत के मजारे करते हुए इल्म के हासिल कर रही थी कर्नाटका में, जो हिजाब और निकाब पहनकर इल्म हासिल करना चाहती थी। देश के प्रधानमंत्री इस पर कोई तबसरा नहीं कर रहे। मुझ पर ये समाजवादी के लोग, मुझ पर ये बसपा के लोग और ये बीजेपी के दल्ले कह रहे कि ओवैसी उत्तर प्रदेश के चुनाव में, उत्तर प्रदेश के चुनाव में ओवैसी ने हिजाब को ला लिया। अरे मैं हिजाब को हटाने आया हूं। किसका हिजाब? जो सपा ने हमारी आंखों पर डाल के रखा है वो हिजाब जो बीजेपी डर का निकाब डाल चुकी है, मैं उस डर के निकाब को हटाना चाहता हूं। मगर जो हिजाब और निकाब मेरी बेटी और बहन पहनती है वो सुबह कयामत तक पहनती रहेगी। मैं सलाम करता हूं उस बच्ची मुस्कान की बहादुरी को जिसके अतराफ में 10-15 लोग जमा हो गए, तब भी उस बच्ची ने जो बहादुरी का मुजाहरा किया, उसने बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि जब लोग जमा हो गए, सुनो जो तुमको डरा रहे ना बीजेपी से, सुनो उस बच्ची के पैगाम को। उस बच्ची ने हमको पैगाम दिया, उस मासूम बच्ची ने हमको जिंदगी का मकसद बता दिया।
उस बच्ची ने कहा कि जब 20 नौजवान मुझे घेर लिए तो मेरा दिल डरना शुरू किया, तो जब मैं डरती हूं मैं अल्लाह अकबर पुकारती हूं। अब तुम क्या करोगे? आप क्या करोगे? इस मकसद को समझो आप, जो हमारी जबानों को बंद करना चाहते हैं। अरे हम क्या तुम्हारे बोलने पर जिंदगी गुजारेंगे? तुमको मुझे दाढ़ी पसंद नहीं है, कोई परवाह नहीं, मैं दाढ़ी छोड़ूंगा। तुमको मेरे सर पर टोपी पसंद नहीं है, मैं टोपी पहनूंगा। पसंद नहीं है, मेरी बेटी पहनेगी इंशाअल्लाह ताला। मैं क्या तुम्हारा गुलाम हूं? मैं क्या तुम्हारा खैदी हूं? मैं क्या तुम्हारे इशारे पर बैठ जाऊंगा? मैं क्या तुम्हारे हुक्म पर नीचे गिर जाऊंगा? नहीं, हम गर्दन झुकाएंगे तो रब्बे करीम के आगे। हम अपनी जानों का सौदा कर चुके हैं। दुनिया में रहेंगे तो भारत के संविधान के तहत अपनी शनाख्त को बरकरार रख के जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब जब हम ये बात करते हैं तो सपा बसपा कांग्रेस बीजेपी बोलती है, ओवैसी भड़काऊ भाषण देता है। इसमें क्या बड़का है? हम किसी के खिलाफ बोले, किसी मजहब के खिलाफ बोले? अरे मैं मेरी बात कर रहा हूं, मैं किसी और की नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं ये कह रहा हूं, अगर उस बच्ची का नाम मुस्कान की जगह लक्ष्मी होता तब भी और इसी की उसकी बहादुरी की तारीफ करता। मगर ये लोग समझते नहीं है, ये लोग समझते नहीं है। याद रखो आप फिर इस बात को, याद रखो कि समाजवादी पार्टी ने कल्याण सिंह को टिकट देकर लोकसभा पहुंचा दिया। आप खामोश बैठ गए मसलहत के नाम पर। आज समाजवादी पार्टी में चांदपुर विधानसभा में एक ऐसे शख्स को अखिलेश ने प्रत्याशी बनाया जो खुद उसकी सरकार ने उसको मुजफ्फरनगर के कांड में गिरफ्तार किया था। हसनपुर से ऐसे प्रत्याशी को दिया जो खुद कहता है कि मैं आरएसएस का मेंबर हूं। आप बताओ फिर कौन फिरका परस्ती कर रहा है? किस बुनियाद पर हम पर इल्जाम लगाया जाता है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपसे अपील कर रहे हैं कि 14 तारीख के दिन बेखौफ होकर पूरे इत्मीनान के साथ देवबंद विधानसभा में, देवबंद की विधानसभा में मजलिस के उम्मीदवार उमर मदनी साहब को पतंग के निशान पर बटन दबाकर आप अपने इत्तेहाद को कामयाब करिए, हिस्सेदारी की लड़ाई में साझा करिए और 14 तारीख के दिन पूरी विधानसभा के आसमानों पर काली पतंग नजर आना। अपने इत्तेहाद के जरिए अपनी आवाज को, अपनी पहचान को उत्तर प्रदेश के विधानसभा में भिजाइए। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मुझे एक और 2 मुकामात पर जाना है इंशाअल्लाह ताला। मैंने हजरत से वादा किया है कि चुनाव के बाद फिर आऊंगा और दिल भर कर आपसे बात करूंगा इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम।